बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो आज का बहुत अहम मौजू है, जो है मैदा के रिलेटेड। यानी कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं हमारे पास क्लिनिक में आजकल और वैसे रूटीन में भी, तो वो ज़्यादातर मैदे के रिलेटेड सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। मैदे के रिलेटेड सिम्टम्स ज़्यादातर क्या हो सकते हैं कि भूख का ना लगना या भूख कम लगना, खाना अच्छा हज़म ना होना, मैदे पे दर्द होना, खुराक वाली नाली में जलन होना, डकारे आना, पेट का फूल जाना या कॉन्स्टिपेशन वगैरह या मोशंस वगैरह लग जाना। ये डिफरेंट तरह की अलामात हो सकती हैं। लेकिन देखना ये है कि अगर हम ये सारा कुछ जानते हुए भी कि हमारे मैदे के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है और कौन सी नहीं है, मीडिया के इस दौर में जब कितनी अवेयरनेस है उसके बावजूद भी इतने मरीज़ मैदा के क्यों बन रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि खाना जो खाना है उसकी किस कदर मिकदार लेनी चाहिए और उसको किस तरह खाना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है कि हमें फुल पेट भर के नहीं खाना चाहिए, जैसे कि इस्लामी तरीका भी है कि हम जब भी खाना खाएं, अगर आपकी भूख अभी बाकी हो तो अपना हाथ खींच लें। इसके पीछे साइंस ये है कि जब हमारा मैदा फुल होता है, उस वक्त जब हम अपनी मतलूबा खुराक ले चुके होते हैं, उस वक्त हमारा दिमाग उस बात को नहीं डिटेक्ट कर रहा होता, क्योंकि भूख के सिग्नल्स या पेट भरा होने के सिग्नल्स, पेट खाली होने के सिग्नल्स या सेटिस्फैक्शन के सिग्नल्स जो हैं वो दिमाग से आने आते हैं। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं, थोड़ी सी भूख रख के खाते हैं, हमें लग रहा होता है कि अभी हम भूखे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपनी मतलूबा खुराक ले चुके होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग उसको कबूल नहीं कर पा रहा होता। आप कब ऐसे तजर्बा करके देखिए कि थोड़ा सा भूख रख के खाइए, अपना हाथ खींच लीजिए, कुछ देर के बाद 10 या 15 मिनट लगेंगे, आपका दिमाग कबूल करना शुरू हो जाएगा कि आपने पूरी खुराक खाई है और जो भूख आप महसूस कर रहे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको कहते हैं स्टाइटी सेंटर, जो कि हमें जहनी तौर पे सेटिस्फाई करता है कि हम अपना पेट भर चुके हैं, हमारा मैदा इस वक्त खाली नहीं है, हमने अपनी मतलूबा मिकदार जो हमें जिस्म को चाहिए वो हम खा चुके हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हम कहते थे कि खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए या बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, उसका मकसद भी यही है कि जब हम पहले पानी पी लेते हैं तो उस वक्त हमारा जो मैदा है उसका कुछ हिस्सा ऑलरेडी भर चुका होता है। उसके कुछ देर बाद फिर हम जब खाना खाते हैं तो फिर हम मतलूबा मिकदार खा के अपनी सेहतमंद जो दायरा कार है उसके अंदर रहते हुए अपना हाथ खींच लेते हैं। दूसरा ये कि हमें आहिस्ता आहिस्ता खाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि भूख लगी हुई है, आप आए हैं, आपने फ़ौरन जल्दी जल्दी खाना खाना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा ताक़ुफ़ के साथ खाइए, चबा चबा के साथ खाना खाइए, ताकि वो काम जो मैदे को करना है वो अपने दांतों से लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे, एक तो खाना जो है वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, अच्छी तरह वो हज़म होने में मदद मिलेगी। दूसरा, जो मुंह के अंदर थूक है, जो सलाइवा है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, खाने को हज़म करने वाले मादे मौजूद होते हैं, वो अच्छी तरह उसके साथ मिक्स हो जाता है। जितनी देर ज़्यादा देर खुराक हमारे मुंह के अंदर रहेगी उतना ही ज़्यादा अच्छी तरह का मिक्सचर बनेगा, और जितनी कम देर मुंह के अंदर खुराक रहेगी उतना ही सलाइवा का मिक्सचर उसके अंदर कम होगा। तीसरा ये कि जब आप खाना खा लेते हैं तो फ़ौरन आराम की तरफ ना जाइए, पहले कम से कम जो 5 से 6 मिनट है उस चहलकदमी करें आहिस्ता आहिस्ता। दिल वाले मरीज़ ना करें, जो बाकी लोग हैं वो ज़रूर चहलकदमी करें। आप सीधा सीधा फार्मूला रख लें कि आपने 100 स्टेप्स लेने हैं, हर खाना खाने के बाद 100 स्टेप्स आपको चहलकदमी लेनी चाहिए। चौथा ये कि हाई फाइबर डाइट लीजिए, हर खाने के साथ कोशिश करें कि रायता शायता दही वगैरह ज़रूर शामिल हो, और सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। ज़्यादा मुरगन खाना हो तो कम खाइए, फाइबर डाइट हो तो ज़्यादा लीजिए। तो अगर ये 4-5 असूल है ज़िंदगी के, अगर हम इन पे अमल करें तो हम बहुत सारी मैदे वाली जो बीमारी हैं उसकी कोफत से बच सकते हैं और गैर ज़रूरी अद्वियात से भी बच सकते हैं। इसके बाद कुछ मरीज़ होते हैं जिनको मैदे की मुस्तकिल बीमारियां हैं, वो फिर एक अलग चैप्टर है, अलग सब्जेक्ट है कि हम कुछ टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट पे तशखीस होती है कि वाकई मैदे का कोई मसला है।
तो ये एक अलग टॉपिक है, अलग मौजू है। इसको फिर हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि जब अगर मैदे का मुस्तकिल मसला हो, वो ना ठीक हो रहा हो, तो उसकी वजह जानने के लिए हमें कौन कौन से बेसिक टेस्ट करवाने चाहिए और फिर उनके मुताबिक तशखीस करनी चाहिए और फिर उसका इलाज करना चाहिए, और कौन सा इलाज कितनी देर चलेगा, कितनी देर उसकी दवाई खानी चाहिए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।